Welcome aspirants, welcome to Sri Ramaya's YT channel. Today we are going to discuss the social justice related questions which have appeared in GS paper 2 mains 2025. So those of you who have written this mains, I hope all of you must have found this paper very interesting. Some of you also complained it was somewhat lengthy. The questions were obviously asked from almost all the sections of the syllabus. और सोशल जस्टिस के जो क्वेश्चंस थे थोड़ा ज्यादा इमेजिनेटिव डेफिनेटली थे. दे वर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे वर in a way were probing your imaginative capabilities. So these were the basic assessment that I got when I first looked at the क्वेश्चन पेपर. सो आज हम बात करने वाले हैं जो सोशल जस्टिस रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं जीएस पेपर 2 के अंदर. वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन which was question number 6 for 10 marker 150 words. Women's social capital complements in advancing empowerment and gender equity, explain. A very beautifully crafted question. What is the basic thumb rules of mains answer writing? The first is always read the question carefully. The second is never breach the word limit. The demand of the examiner is that how good a writer you are, how capable you are in expressing your thoughts in a simple, organized and structured manner. जो आंसर इमेजिनेटिव होता है, कंटेम्पररी होता है, अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया होता है, उसमें नंबर मिलते हैं. तो अगर आपको सवाल समझ में आया, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, that clarity that you have, until unless you have the clarity inside your mind, you cannot exhibit that clarity on the paper. So women's social capital complements in advancing empowerment and gender equity. This is what they are asking you to explain. yahan word kya hai? Complements. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे 3 कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं. पहला है कि सोशल कैपिटल क्या होता है, दूसरा है कि एम्पावरमेंट क्या होता है, और तीसरा है कि जेंडर इक्विटी क्या होती है. व्हाट इज सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल इज नथिंग बट द रिलेशनशिप a woman have with, but most probably with other women. So the relationship, the network of relationships, connections, ये एक नेटवर्क होता है. सोशल कैपिटल ऑफ योर व्हाट? कनेक्शंस. योर कनेक्शंस, योर रिलेशंस, योर रीच vis-a-vis अदर्स. इसको बोलते हैं हम सोशल कैपिटल. हम सभी का सोशल कैपिटल होता है. हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स विथ whom we enjoy life in a way in our personal domain. यहां पे हम बात कर रहे हैं सोशल कैपिटल की इन ए वेरी डिफरेंट सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट. तो यहां पे जो हमारे नेटवर्क हैं, कनेक्शंस, रिलेशंस, रीच, which centers around mostly what? Trust. It centers around mostly trust and solidarity. उसको हम बोलते हैं सोशल कैपिटल. टॉक्सिक फ्रेंड्स सोशल कैपिटल की कैटेगरी में नहीं आते. टॉक्सिक फ्रेंड्स नहीं आ सकते. सोशल कैपिटल मोस्टली इज ए पॉजिटिव फिनोमेना, इज ए पॉजिटिव कंसेप्ट. सो यहां पे हम बात करने वाले हैं किसकी? ट्रस्ट की, सॉलिडारिटी की, एक्सेप्टेंस की. और जो रिलेशनशिप जो नेटवर्क्स में होती है उसको बोलते हैं सोशल कैपिटल. Empowerment is about autonomy. Empowerment is about agency. Empowerment is about what? Dignity and confidence. जब ये होता है सशक्तिकरण हिंदी में जिसे कहा जाता है, वी से कि वुमन इज एम्पावर्ड. इक्विटी मींस हियर इन दिस केस जेंडर इक्विटी की बात हो रही है. द गैप बिटवीन मेन एंड वुमन इन ए वे बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट ऑन वुमन, इसको कम होना चाहिए. इसको हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्विटी. तो जो एम्पावरमेंट है और जेंडर इक्विटी है, इसको अटेन करने के लिए, दोनों ट्विन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट करता है. सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग दीज टू इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. तो हमको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया इस स्टेटमेंट को.
इट्स ए डिफिनेटिव स्टेटमेंट, एग्जामिनर कह रहा है ऐसा होता है, एक्सप्लेन करो कैसे हो रहा है। तो पहले हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भाई सोशल कैपिटल क्या होता है, डिफिनेशन दे दी, एग्जाम्पल से सब्सटेंटिएट करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएसजीज, जो माइक्रो फाइनेंस की इनिशिएटिव्स होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, सोशल कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे केरला का कुटुंबश्री जो मॉडल है, दैट इज वेरी वेरी फेमस। महाराष्ट्र का माविन करके एक मॉडल है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस, माविन, कुटुंबश्री। ऐसे ही नाबार्ड का एस जो एसडीजी लिंकेज प्रोग्राम है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट हेयर। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम, इसका दीनदयाल अंत्योदय योजना, डीएवाई, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे द ग्रुप ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली द वुमन इन दिस क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ वुमन, ए स्मॉल ग्रुप, उनको कैसे स्किल किया जाए, कैसे एजुकेट किया जाए, कैसे ट्रेन किया जाए कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ एजेंसी डेवलप हो, उनको एम्पावर किया जाए ताकि दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिलीज, देयर रिलेटिव्स, इवन ऑन द स्टेट इटसेल्फ। तो जो नेचुरली उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है, या इन ए वे दे एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है, उसको कैसे लेवरेज किया जाए, एंड ऑल इन ऑल it will empower them, it will make their advances in a way in when it comes to nutrition, क्योंकि जब महिला काम करेगी, पैसे कमाएगी, डिग्निटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, और उसको बाकी लोगों का साथ होगा, तो what will happen, she will be less and less dependent on the state and the family, she will earn more, she will, if she earning more, it means she will spend in nutrition, हेल्थ इंप्रूव होगी, स्किल सेट इंप्रूव होगा। तो इस तरह से जो सोशल कैपिटल होता है वो एडवांस करता है इंपावरमेंट को, जेंडर इक्विटी। You can either, after explaining here, you can separately also address them, like empowerment part, you can address them separately, एक empowerment को address कर दिया और एक gender equity को address कर दिया। तो gender equity when it comes to education, when it comes to primarily their position in power, political हो गया, जो financial aspect हो गया, resource ownership हो गई, पॉवर्टी के जो नंबर्स हो गए, इनमें महिलाओं की क्या स्थिति है वीजा वी पुरुष, मेल, उसको हम बोलते हैं जेंडर इक्विटी। जो सोशल कैपिटल होता है, इट इंपावर्स द फीमेल्स, दे हैव ए वॉइस। जब कलेक्टिविटीज की बात होती है तो उनके अंदर एक वॉइस होती है, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि somebody is there behind me to support me, to help me in my pursuit of whichever pursuit they have, not only in economics, outside the economics also। तो जेंडर वायलेंस हो गया, पैट्रियार्कल कंडक्ट हो गया, ग्लास सीलिंग्स हो गई एम्प्लॉयमेंट्स में, ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां महिलाएं जब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम सेपरेटली भी एड्रेस करेंगे। जेंडर इक्विटी में हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे दैट इज स्टिल देयर इंडिया के केस में, एंड सोशल कैपिटल इज बीइंग लेवरेज्ड, जैसे एनआरएलएम डे, इसको लेवरेज किया जा रहा है ताकि महिलाओं की परिस्थिति में सुधार हो। तो जो कंक्लूजन होगा उसमें हम सिंपली उस पर बात कर देंगे कि कैसे एम्पावरमेंट और जेंडर इक्विटी के लिए, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू वेराइटी ऑफ सब्सिडीज, structural changes, through laws and policies, the social capital is equally responsible or equally useful in promoting the twin goals of empowerment and gender equity। बात यहां पे खत्म हो जाएगी। तो 150 वर्ड्स में ऐसे आंसर को क्राफ्ट करना है, समझना है कि उसकी जिस्ट क्या है, और यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए इस डेफिनेटिव स्टेटमेंट को कहा जा रहा था, वी हैव डन एग्जैक्टली इन हियर। क्लियर है? वेरी गुड क्वेश्चन। द सेकंड इज क्वेश्चन नंबर 16, inequality in the ownership, very interesting question, patterns of resources, inequality in the ownership patterns of resources is one of the major causes of poverty. Discuss in the context of paradox of poverty. So many of the aspirants I found they didn't know कि paradox of poverty क्या होता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा था। सो मेनी ऑफ यू आई नो हैव रिटन इन ए वे विच वाज नॉट इवन डिजायरेबल। तो यहां पे बात क्या हो रही है,
यहां वही बात हो रही है जो पूरे साल भर बात हुई है इस देश में, कि भाई ओनरशिप जो है, पैटर्न है रिसोर्सेस का, इसमें इनइक्वालिटी है. People are not equal when it comes to ownership of resources like land, like capital, like technology, etc. People in India, they don't own these things in a very near uniform way. कोई भी समाज यूनिफॉर्मिटी के साथ इसको ओन नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया में लैंड एक्विजिशन या लैंड ओनरशिप हो, कैपिटल ओनरशिप हो, टेक्नोलॉजी ओनरशिप हो, दिस इज वेरी स्क्यूड. तो कुछ कास्ट ग्रुप्स हैं इंडिया में जिनके पास एक्सेसिव लैंड ओनरशिप है, कुछ ऐसे क्लास ग्रुप्स हैं जिनके पास एक्सेसिव कैपिटल और टेक्नोलॉजी ओनरशिप है, और एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है. और ये स्ट्रक्चरल इशू है. समाज का जो स्ट्रक्चर है, कास्ट का, क्लास का, इवन जेंडर का, महिलाओं के पास ओनरशिप नहीं होती इन चीजों की, इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पोवर्टी. चाहे रूरल पोवर्टी हो, अर्बन पोवर्टी हो, साइक्लिकल पोवर्टी हो, जेंडर पोवर्टी हो, सारी जो एस्पेक्ट्स हैं पोवर्टी के वहां रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. अब आगे वो कह रहे हैं डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पोवर्टी. व्हाट इज पैराडॉक्स? पैराडॉक्स इज ऑफ पोवर्टी इज ए कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स जो कहता है कि एक्सेसिव रिसोर्सेज होने के बावजूद, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बावजूद, उसका यूटिलाइजेशन इस तरीके से समाज नहीं कर पाता कि एक सेंस ऑफ इक्वालिटी, एक प्रपोर्शन हो. तो वी हैव व्हाट, आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन इंडिया. कुछ रीजन्स हैं जो ओवर डेवलप्ड हैं, उन रीजन्स में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ लोकेलिटीज हैं जो ओवर डेवलप्ड हैं. तो वी हैव आइलैंड्स ऑफ व्हाट, prosperity amidst what, ocean of poverty. इसमें आगे कोट करोगे ऑक्सफैम की रिपोर्ट को, विच टॉक्स अबाउट हाउ दिस कंट्री इंडिया इज ए बिलियनियर राज. यहां पे एक्सेसिवली इनइक्वल है हमारी सोसाइटी टॉप लेवल पे. तो टॉप 1% अर्न्स द मैक्सिमम ऑफ इंडियाज वेल्थ दे हैव, और जो बॉटम 50% है उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की वेल्थ में वो लेस देन 10% है. इसको हम बात करके ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे कि पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी. सेकंड जो पैराग्राफ होगा हमारा, पहला हमने इसमें बात कर ली पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया. दिस इज हाउ यू इंट्रोड्यूस द आंसर. यू आर सिंपली मेकिंग श्योर दैट एग्जामिनर्स अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर्स आर योर कॉपी, दे आर वर्किंग थ्रू आउट द डे, योर कॉपी अराइव्ड एट लास्ट इन द इवनिंग, और वो बहुत पूरा पे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे. अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द एग्जामिनर. और वहां पे इफ यू हैव नॉट रिटन प्रॉपरली इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, तो ही विल बी प्रेजुडिस्ड. इंट्रोडक्शन इज द फेस ऑफ योर आंसर. तो हमको पहले ही 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना है कि भाई वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. हमने डिस्क्राइब कर दिया. देन वी विल टॉक अबाउट फर्दर मोर कि हाउ दिस पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी in a way is behind it, the root cause of it is ownership pattern of resources, जो कि इंडिया में स्ट्रक्चरल है. कास्ट, जेंडर, हमारा जो क्लास का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से है. ये जनरेशनल होते हैं, ये जनरेशनल होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते. किसी के दादाजी के पास ग्रैंडफादर्स ओन 500 acres, तो he obviously will have an advantage compared to some person whose grandfather didn't own anything. So generational भी होता है, structural भी होता है. caste, class and gender, particularly generational भी होता है. बहुत ही deadly है एक चीज. और जो हमारे सामने निकल के आती है पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज को लेके, कि ये अनइवन डेवलपमेंट के कारण भी इंडिया में हो रहा है. कुछ रीजंस ज्यादा डेवलप कर गए हैं, कुछ रीजंस अभी भी अंडर डेवलप्ड है. अनइवन डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ी वजह है. इसके अलावा द फेलियर ऑफ द पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट की, अगर हम देखें थ्रू आउट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, जैसे लैंड रिफॉर्म पॉलिसी थी, वो फेल हो गई. इस वजह से लैंड का प्रॉपर
प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। इंडिया में जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम है, दिस इज, इफ यू सी द skewed level of India's resource ownership, that tells you it is not that effective. इफेक्टिव नहीं है वो। हमारा जो सर्विस लेड मॉडल है उसकी वजह से भी ये हो रहा है कि जो लोग कैपिटल इंटेंसिव हैं, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे ग्रोथ हो रही है, और जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर हो, सेकेंडरी सेक्टर में हो, वहां ग्रोथ नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही। तो जो पैटर्न है रिसोर्सेस का, दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, नो डाउट अबाउट इट। गरीबी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये, फ्रॉम डे वन ए पुअर पर्सन विल हैव स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस फॉर हर और हिज लाइफ चांसेस। और जो सरकार के पॉलिसीज का एस्पेक्ट है और जो रीजन है इसका कि ऐसा क्यों है, क्योंकि डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, वी आर डिस्कसिंग इट कि ऐसा क्यों है। और जब डिस्कस हमने कर लिया, हमने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा असर हो रहा है, दिस इज, दीज आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस, एंड पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्स दिस सिचुएशन। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जहां रिसोर्स कर्स जिसे भी कहते हैं, ज्यादा एक्सेसिव रिसोर्सेज होते हैं, तो वहां ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इकोनॉमिक सिचुएशन, जो सोशल स्ट्रक्चरल फॉर्मेट्स है इंडिया का, जो हमारा फोकस रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, ये सारे फैक्टर्स कंबाइन बताते हैं कि क्यों इंडिया में पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी है। कुछ एरियाज, कुछ फैमिलीज, कुछ कास्ट ग्रुप्स, कुछ क्लास ग्रुप्स डेवलप्ड हैं, रिलेटिवली वेल ऑफ हैं, रिचर हैं, और बाकी लोग नहीं। तो आगे यहां पे हम थोड़ा वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन व्हाट, universalization of essential services like education, like health, providing the level playing field. We should go for progressive taxation. We should go for policy related जो इंटरवेंशंस हैं इन फील्ड्स के अंदर, ताकि ये जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है ओनरशिप पैटर्न की, इसको रिड्यूस किया जा सके। और जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स है, आज भी कुछ एरियाज में इंप्लीमेंट किया जा सकते हैं, दैट शुड बी डन। दिस इज हाउ यू राइट एन आंसर। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव और अच्छा सवाल था। यहां पे जो क्रक्स था वो था पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। इट्स ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, हमने इसको पढ़ा है, लेकिन मेनी ऑफ यू आई फाउंड कि दिस यू मिस्ड इट एट द हीट ऑफ द मोमेंट, एज वी से, वहां पे, क्योंकि माइंड फ्लो पे होता है। मेनी टाइम्स व्हेन यू गेट इट राइट, यू गेट इट राइट, व्हेन यू गेट इट रॉन्ग, गेट इट रॉन्ग। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा हुआ है कि दे हैव सिंपली मिस्ड इट। सो दिस वाज द कोर बिहाइंड दिस एंटायर क्वेश्चन। क्लियर है? चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 17 जो आया, इन कंटेम्पररी डेवलपमेंटल मॉडल्स decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and execution, defeating the objectives of development. Critically evaluate, बहुत ही ब्रिलियंट सवाल। अगेन बुकिश क्वेश्चन नहीं है। क्या पूछा जा रहा है क्या पूछ रहे हैं भाई? पहले जस्ट यू शुड नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। Objectives of development is to, in a way, systematically transform the living experience of our people, facilitate essential services penetration in quantity, in quality, accessibility, affordability to them, so that they can live their life to fullest potential. इसको बोलते हैं डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। सरकार, भारत में केंद्र सरकार ऐसा सोचती है कि अगर वो दिल्ली में बैठ के पॉलिसीज बनाएं, उनके दिमाग में क्या है, यूनिफॉर्मिटी होगी, उससे एक सेटअप होगा, प्रॉपर गाइडलाइंस नेशनल लेवल पे दी जा सकती हैं, तो दे कैन ब्रिंग डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कह रहे हैं, नॉट लोकेटेड टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सिक्यूशन। तो यहां पे बात हो रही है टॉप टू बॉटम अप्रोच की, जो सरकार, केंद्र सरकार जनरली अप्लाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी करते हैं। टॉप टू बॉटम जो अप्रोच होती है, या जिसे हम कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये अप्रोच कहलाती है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच या टॉप टू बॉटम अप्रोच, ये वो है बात होती है जब
सेंटर में बैठ के लोग, दिल्ली में बैठ के एसी कमरों में या स्टेट कैपिटल से बैठ के, जो छोटे छोटे भारत में गांव हैं विविधताओं से भरे हुए, जो कि डाइवर्स हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स यूनिक हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स लोकल हैं, उनके सॉल्यूशंस भी लोकल होने चाहिए। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुशेस फॉर वन साइज फिट्स और टॉप टू बॉटम अप्रोच इन डेवलपमेंटल प्लानिंग। अब ये कहा जा रहा है कि क्रिटिकली इसको इवैल्यूएट करो। तो यू विल टेक द लाइन फ्रॉम स्टार्ट ऑनवर्ड्स, एक बार इंट्रोडक्शन देने के बाद, क्योंकि तुमको समझाना है एग्जामिनर को कि यस आई अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद यू विल स्टार्ट राइटिंग द बॉडी और द मेन पार्ट ऑफ द आंसर। हियर यू विल टॉक अबाउट कि यस देयर आर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले जो डिजाइन होती है पॉलिसीज की, उनका जो फीडबैक लूप बनाया जाता है, उसमें जो रिसोर्स अलोकेशन किया जाता है, इसमें जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होते हैं, इसमें जो ग्रीवियंस रिड्रेसल होता है, ये सब कुछ जब हम सेंटर लेवल से डिजाइन करते हैं तो प्रॉपर क्योंकि प्रॉब्लम्स लोकल हैं, और एक ही डंडे से वी विथ ए स्टिक वी वांट्स टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज ऑफ द कंट्री, ऑफ द कॉन्टिनेंट साइज कंट्री लाइक इंडिया विच इज ह्यूजली डाइवर्स। एग्जाम्पल जल जीवन मिशन, एग्जाम्पल सर्व शिक्षा अभियान, एग्जाम्पल स्मार्ट सिटीज मिशन, एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये जितनी प्रोग्राम्स हैं, जैसे एमजी नरेगा, मनरेगा, ये सब सेंट्रली एक्सिक्यूटेड, सेंट्रली कंट्रोल्ड, सेंट्रली फाइनेंस, सेंट्रली इन ए वे दे हैव बीन बीइंग रन अक्रॉस द कंट्री। और लोकल लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट्स का सेटअप है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल अर्बन बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सबका जो से है वो कम होता है। स्टेट के कंसेप्ट कंटेक्स्ट में भी ये बात इक्वली राइट है। राजस्थान जैसे स्टेट में जयपुर में बैठ के फैसले लिए जाते हैं कि दूर दराज के गांव में कैसे काम होगा। तो ये जो इश्यूज हैं ये हमारे सामने आते हैं ई डेवलपमेंटल मॉडल के अंदर। फीडबैक जो लूप है वो डिसरप्ट होता है, क्योंकि जब सेंट्रलाइज चीजें होती हैं, सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये होता है कि पीपल डोंट टेक द इनिशिएटिव। जो लोकल सबऑर्डिनेट्स हैं, दे डोंट टेक द इनिशिएटिव, दे लुक फॉरवर्ड टू द सेंटर जहां से सारा कुछ डिसाइड हो रहा है, डिक्टेट हो रहा है। उनको डिस्क्रेशन, फ्रीडम नहीं मिलती, ताकि वो लोकल प्रॉब्लम्स के लोकल सोल्यूशन ढूंढ सके, अडॉप्ट कर सके अपने आप को प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में। ये चैलेंज होता है। तो बॉडी में हमको इसके बारे में बात करनी है। अब क्रिटिकली इवेल्युएट करने के बारे में बात कर रहा है, यू विल ऑल्सो मेंशन कि भाई वाई इज गवर्नमेंट पुश फॉर दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन सरकार चाहती है। अब जल जीवन अभियान है या मिशन है, तो उसमें किस टाइप की पाइप्स यूज होंगी, कैसे ट्रेनिंग होगी विलेज कम्युनिटीज की, कैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंश्योर किए जाएंगी, सब सेंट्रलाइज होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, तो देश के अंदर इक्विटी आएगी। भाई हम झारखंड के लिए अलग प्लान लेके जाएंगे, महाराष्ट्र के लिए अलग लेके जाएंगे, सो देयर विल बी इश्यूज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ऑफ सच ए ह्यूज प्रोग्राम। स्टैंडर्डाइजेशन होता है तो इजी हो जाती है चीजें मैनेज करना। और दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन का भी बाद में इश्यूज हो सकते हैं, लगाया जा सकता है आरोप, वो भी एक एस्पेक्ट निकल के आता है। तो यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, इक्विटी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये काम किया जाता है। और पॉलिटिकल इसमें रीजन भी होता है, बिकॉज इंडिया अगर सड़क पे गंदगी पड़ी हुई है, सड़क में पॉथहोल्स हैं, इस तरह के विषय हैं, तो लोग प्राइम मिनिस्टर को टैग कर देते हैं, जबकि ये मामला लोकल म्युनिसिपैलिटी का है। सो पॉलिटिकल जो कैपिटल है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर, एंड दैट इज व्हाई दे प्रेफर टॉप टू बॉटम और वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इन ए कंट्री लाइक इंडिया। यहां पे हम कैसे कंक्लूड करेंगे इसको? कंक्लूजन में यू विल टॉक अबाउट कि वी नीड a balanced approach. We need for standardization and quality control central supervision with local initiative. सेंट्रल सुपरविजन जरूरी है, लेकिन लोकल जो डिस्क्रेशन है, लोकल डिसीजन मेकिंग है, लोकल अकाउंटेबिलिटी है, वो इक्वली इफ नॉट मोर रेलेवेंट है। तो एक बैलेंस हमें बनाने की जरूरत है। कंक्लूजन में इसकी बात होगी, देयर इज नीड टू हैव अ बैलेंस, ताकि जो डेवलपमेंटल मॉडल है उसमें दोनों जो सेंटर के विजन्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पैन इंडिया अंडरस्टैंडिंग है, उसको इंटीग्रेट किया जाए लोकल नीड्स, लोकल डिमांड्स, लोकल इनिशिएटिव्स, लोकल डिस्क्रिप्शन के साथ। तब जाके भारत में
ओवरऑल हम डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना, उसको अचीव कर सकते हैं. This was the crux of the question. If you have written this answer even in 2 to 5 words and you have explained it in totality, you would have got the marks. तुमको नंबर मिल जाएंगे. But if you move here and there and you have written too much without questioning or without answering the question in which is involved here, तो नंबर नहीं मिलेगा. ये होता है आंसर राइटिंग मीन्स में. क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है. तो यहां पे है गांधीयन जो अंडरस्टैंडिंग है, कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो, जो गांधीयन मॉडल है. गांधीयन मॉडल क्या था? बॉटम अप अप्रोच का, लोकल डेवलपमेंट का, उसको प्रमोट करने की जरूरत है. अब एग्जाम्पल और सब्सटैंशिएशन इसमें इक्वली रेलेवेंट था, तो जो सरकारी स्कीम्स हैं उसमें और भी ऐड की जा सकती है. महिला रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, ट्राइबल रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, दलित रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, इनके ऊपर भी इसको एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है. द मोर एग्जाम्पल्स यू विल पुट, द मोर मार्क्स यू विल गेट इन दिस क्वेश्चन. अगला था क्वेश्चन नंबर 18. द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा. ये उन्होंने डेफिनेटिव स्टेटमेंट दिया. कह रहे हैं एग्जामाइन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड सजेस्ट मेजर्स द कमीशन कैन इनिशिएट टू टैकल द इशू. यहां पे इशू क्या है जो उन्होंने पहले सेंटेंस में डिस्क्राइब किया कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, हैज टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा. So first of all, in your introduction, you will start by mentioning the aspect of what we call as digital society. We are living in a digital society. Here, citizenship is digital in nature. Children, which is a vulnerable community, vulnerable citizens of India, they face systematic challenges in the digital era. Like, what are the challenges they are facing? क्योंकि यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं, पॉलिसीज को बाद में मेंशन करने के लिए कह रहे हैं. पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे चैलेंजेस जो आ रहे हैं. क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? प्राइवेसी वॉयलेट हो रही है चिल्ड्रंस की. ये एक वल्नरेबल कैटेगरी है. ये एक वल्नरेबल कैटेगरी है. दे डोंट, चाइल्ड बाय डेफिनेशन इज समवन हु इज नॉट फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हैज डेवलप्ड. So they don't know right and wrong, bad and good many a times. तो वो एक वल्नरेबल कम्युनिटी होती है जिसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल इंटेंट. तो प्राइवेसी ब्रीच होती है. यहाँ पे स्टॉकिंग, डिजिटल स्टॉकिंग जैसी चीजें निकल के आई हैं. ग्रूमिंग की जाती है बच्चों की. दिस इज ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव बुलिंग. बुली किया जाता है उनको, साइबर बुलिंग जिसे कहते हैं. थेफ्ट भी होती है बिकॉज दे आर नॉट वेरी अवेयर ऑफ डिजिटल डोमेन. तो कई बार पासवर्ड शेयर हो जाते हैं, कई बार जो लिंक्स हैं उनके ऊपर क्लिक हो जाते हैं. इसके अलावा यू हैव सेक्सुअल जो वायलेंस होता है, सेंडिंग ऑब्सीन इमेजेस, सेक्सुअल हरासमेंट जो से हम कहते हैं, वो भी यहां पे इन्वॉल्व होता है. तो ऐसे एस्पेक्ट्स, ऐसे चैलेंजेस हमारे बच्चों के सामने डिजिटल एरा में निकल के आए. उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी आइडेंटिटी, उनकी डिग्निटी, एवरीथिंग इज बीइंग सिस्टमेटिकली चैलेंज्ड बाय क्रिमिनल्स इन ए वे इन द डिजिटल एरा. इस तरह से हमने अपने आंसर को शुरुआत किया और शुरू से ही डिफाइन कर दिया कि भाई ये हमारे सामने, बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स हैं. जो पहला स्टेटमेंट एग्जामिनर ने दिया था उसको हमने एक्सपैंड कर दिया इस अपने आंसर के अंदर. अब आगे कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि भाई एग्जामाइन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज. चलो हम एग्जामाइन करते हैं. व्हाट इज देयर, व्हाट आर द पॉलिसीज दैट वी हैव. What are the policies that we have? So we have variety of laws, variety of administrative measures to tackle this problem. Examine the policies and suggest measures for the commission can initiate to tackle the issue. So we have many laws, like we have POSCO Act in India, Prevention of Sexual Harassment Act. इसके अलावा JJ Act है हमारे पास 2015 का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. वी हैव JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉस्को एक्ट, वी हैव IT एक्ट,
year 2000, and these days we also have DPDP Act 2023. 2023. These are Personal Digital Rights Act, Data Protection Act, इसको हम बोलते हैं DPDP Act 2023. So these are the primary four laws जो कि डील करते हैं. Then we have भारतीय न्याय संहिता, means sections of भारतीय न्याय संहिता also tackles the same issue. इसके अलावा क्या कह रहे हैं वो, और भी हम पॉलिसी जो एग्जामाइन करेंगे. व्हाट आर द अदर पॉलिसीज दैट वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज? दे हैव गाइडलाइंस. मीडिया, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया को लेके उनकी गाइडलाइंस, जैसे आईटी गाइडलाइंस 2021. कैसे बच्चों को ये जो हार्मफुल कंटेंट होता है डिजिटल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया के अंदर, उससे बच्चों को सेफ रखा जाए. एज अप्रोप्रिएट कंटेंट की परमिशन यहाँ पे होनी चाहिए, जिसके लिए आईटी गाइडलाइंस भी हैं और मेजर्स भी लिए गए. कंटिन्यूसली सरकार मॉनिटर करती है सोशल मीडिया को, डिजिटल डोमेन को, ताकि इस तरह के जो वायलेंस है, जैसे चाइल्ड पॉर्न है, उसको बैन किया गया है कंप्लीटली, स्ट्रिक्टली इसको इंप्लीमेंट किया गया. तो एग्जामाइन करने के लिए कहा जा रहा था, तो वी विल टॉक अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड इनइफेक्टिवनेस ऑल्सो थोड़ा यहां से. बाय एंड लार्ज दे आर इफेक्टिव, बट because of institutional weakness, because of lack of integration across the child development ministry and law and order, which is about the home ministry, a variety of state police etc, we have still have challenges. finances नहीं है इनके पास, ट्रेनिंग नहीं है, लोग नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है और एक्सिक्यूट नहीं करवा पाते इसको. प्लस ये जो चैलेंज है इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि ये ग्लोबल इन नेचर है. ये आईटी कंपनीज इंडियन थोड़ी ना है, ये ग्लोबल कंपनीज है, तो इनको टैकल करना भी टफ होता है इंडिया के अंदर. और ये क्लॉज क्लेम करती हैं, ये जिसको सेफ हार्बर क्लॉज कहा जाता है, कि भाई somebody has put some offensive content on our website but we are not responsible for it. किसी ने फेसबुक में कोई फोटो डाल रखी है, उसके लिए फेसबुक कैसे रिस्पॉन्सिबल है? तो यहां पे हमें इसको मेंशन कर देना. फिर वो आगे कह रहे हैं कि भाई मेजर सजेस्ट करो, सजेस्ट द मेजर्स फॉर द कमीशन. कमीशन क्या कर सकता है? कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका पूरा जॉब क्या है? बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना. दिस इज द जॉब. तो क्या मेजर्स कर सकते हैं हम सजेस्ट? भाई सबसे बड़ा मेजर्स ये है कि आपको स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए अपनी जो इंस्टीट्यूशनल है वो, अपनी ह्यूमन रिसोर्स, उसकी स्किलिंग, फाइनेंसेस, रीच, पेनिट्रेशन, उसको बढ़ाने की जरूरत है. साथ ही साथ इंटीग्रेशन की जरूरत है अक्रॉस वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स. दिस इज व्हाट एनसीपीआर इन ए वे NCPCR can suggest, it can initiate the efforts to tackle this issue. तो इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन किया जा सकता है विथ कंपेरेबल इंटरनेशनल बॉडीज. इसके अलावा अवेयरनेस, पेरेंटल अवेयरनेस सबसे क्रूशल है, कि सोशल मीडिया की जो कमान है, जो की है, वो बच्चों के हाथ में ना दी जाए. उसमें अवेयरनेस पेरेंट्स की बहुत जरूरी होती है. बच्चों को लेके भी अवेयरनेस होनी चाहिए. बच्चों के अंदर भी स्कूल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस के कैंपेन चलाए जाने चाहिए, जो कि चलाता है कमीशन. और भी इंटेंसिफाइड वर्जन में इसको चलाए जाने की जरूरत है. सो ये मेजर्स जो कि जेनरिक मेजर्स हैं. स्पेसिफिक मेजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्पलाइन जो ऑलरेडी इनकी एग्जिस्ट करती है उसको और एक्सटेंड करने की जरूरत है, उसको और एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, पॉलिटिकल पुश की जरूरत है. अगर एक बार कोई सीनियर लीडर भी कहता है इस विषय के बारे में, तो इट विल बिकम व्हाट, मोर एंड मोर, पीपल विल बिकम मोर एंड मोर अवेयर. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की जरूरत है. जो लोग, जो कंपनीज, जो इंडिविजुअल्स, जो ग्रुप्स हार्मफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं अगेंस्ट चिल्ड्रन, तब जाके ये जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई डिजिटल एरा में, इसको हम डील कर सकते हैं. तो सैनिटाइजेशन की जरूरत है. डिजिटल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. शहर में गंदगी है, उसको हटाने के साथ साथ जरूरी है कि जो डिजिटल डोमेन में गंदगी है उसको भी हटाया जाए. सो ए वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू डू सिंपली, अगर स्ट्रक्चरल वे में इसको आंसर किया जाए तो विद इन 250 वर्ड्स ए वेरी नाइस, ए वेरी ब्यूटिफुली, क्वालिटेटिवली बेटर आंसर कुड बी क्राफ्टेड आउट ऑफ इट. So I hope those of you who have written must have done the same. And those of you who are planning to write next year, it's very important to start writing the answers. Answer writing practice will take you very, very far. That's all for this lecture. You can also join me on my Telegram channel. Thank you for giving me your time.